आविर्बभूव कलशं दधतर्ण वाद्यः पीयूषपूर्ण ममरात्वकृते सुराणां रोग्जालजीर्ण जनता जनितः प्रशंसो धन्वन्तरि च भगवान् भविकाय भूयात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं सभी मेरे स्पीकर्स का, आयुर्वेद के विद्वानों का हार्दिक शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आपने इतने व्यस्त समय में से आयुर्वेद के लिए, मेरे लिए, मेरी प्रार्थना पर इस वेबिनार में जुड़ना उचित समझा। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके साथ एक थीम बोलना चाहता हूं केवल इस प्रोग्राम की। ये हमने देखा कि कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है हमारे आयुर्वेद के लिए। हमारा आयुर्वेदिक सिस्टमेटिक हो गया, कई गाइडलाइंस बन गई, जो प्रोटोकॉल्स नहीं थे वो बन गए, ट्रायल्स की परमिशन हो गई, सर्जरी की बातें हो गई। तो मैं जानता हूं कि ये कोरोना में जितना 70 साल में व्यवस्थित नहीं हुआ था आयुर्वेद, उतना व्यवस्थित कानूनी रूप पे हो गया। तो आने वाली आशा 2021 में केवल हमारा आयुर्वेद है, ऐसा मैं सोचता हूं। आप सभी विद्वान हैं। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय मेरे छोटे भाई, लेकिन चूंकि वाइस चांसलर मेरे मुखिया हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, तो मैं वैद्य श्री अनूप ठाकर जी को निमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पे कुछ प्रकाश डालें कि आने वाले 2021 में आयुर्वेद की क्या भूमिका होगी और आयुर्वेद को हमें जन जन तक कैसे पहुंचाना है, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर और गवर्नमेंट के जितने चिकित्सक हैं कुछ योगदान दे सकें, कुछ यज्ञ जैसा समझें कि हम एक साल 2021 में हम आराम से पूरी की पूरी पब्लिसिटी करेंगे, आयुर्वेद की अवेयरनेस करेंगे। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं डॉक्टर अनूप ठाकर जी से, वैद्य अनूप ठाकर जी, वाइस चांसलर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। Namaskar and thank you, Pawan Kumar sir, for your nice introduction. वैद्य पवन कुमार जी, हमारे मित्र वैद्य संजीव कुमार जी, नाड़ी वैद्य, और श्रीनिवास आचार्य जी और अन्य सभी विद्वत गण जो आज इस कन्वर्सेशन में जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये जो आज का टॉपिक सर ने रखा है वो बड़ा रिलेवेंट है कि भाई आयुर्वेद की अब आगे 2021 में आयुर्वेद क्या रहेगा और कैसे उसकी स्थिति होगी। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, जैसे उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ सडन, ऑफ कोर्स जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चार्ज संभाला है तब से आयुष मिनिस्ट्री बनी और एक उसके बाद सेक्रेटरी हमारे आयुर्वेद से ही लाए गए वैद्य राजेश कोटेचा जी, हमारे ही इंस्टीट्यूट के एलुमनाई हैं। और उसके बाद एक जो गति मिली आयुर्वेद को वो तो थी, पर ये कोरोना ने एकदम द्वार खोल दिए जैसी स्थिति है। क्योंकि स्थिति ये हुई कि कोविड-19 के बाद मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये पाया गया कि कॉट रेड हैंडेड, कुछ है ही नहीं उनके पास। ऐसा दुनिया को दिखने लगा और उनको भी दिखने लगा कि एक्चुअली भले हम रेमडेसिविर कहें या व्हाट्सएवर मैनेजमेंट कहे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात चली, बाकी सारी बातें चली, बट नथिंग फाउंड इफेक्टिव। एंड टिल डेट आज 1 साल होने को आएगा, एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये कोरोना को ट्रीट कर सकती है, नॉट अ सिंगल मेडिसिन। और ये WHO ने भी एंडोर्स कर दिया और बिल गेट्स, WHO
ऑल अदर साइंटिस्ट आर सेइंग कि अभी भी हमारा इससे मोक्ष नहीं होने वाला। और उससे आगे आज एक डरावने वाली बात होगी कि भाई अफ्रीका स्ट्रेन पाया गया, दिया है इसकी स्टडी करने वाले, जिसने इबोला चालू है। तो किसी का माइक चालू है, प्रधानमंत्री का माइक चालू है, म्यूट कर दे तो आवाज नहीं आएगी। हाँ, तो इबोला जैसा एक नया वायरस पाया गया जिसमें कि फीवर आता है, और कोंगो फीवर में भी जैसे होता है, और ब्लीडिंग होता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ही इज वरीड कि ये तो कोरोना से 50 टाइम्स मोर डेंजरस है, और अगर वो फैल गया तो दुनिया मुश्किल में आ जाएगी, ये स्थिति है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैनी मोर वायरसेस कैन कम, क्योंकि जिस हिसाब से हम एनिमल्स को मार रहे हैं, जिस हिसाब से एनिमल्स को सोसाइटी में लाया जा रहा है, और जैसे चाइना में वो जहाँ से वायरस हुआ वहाँ जो मार्केट है एनिमल्स की, और वहाँ जो उनको रखा जाता है, वहाँ से तो एन नंबर्स ऑफ वायरस फैलने की संभावना है। तो हम कितने कितने वायरसेस को हम टालेंगे, कितनों को हम रेजिस्ट करेंगे। लुइस पास्चर ने एक बात कही थी, वो आज भी याद रखने वाली बात है। वो जो साइंटिस्ट था कि टरेन इज एवरीथिंग, टरेन इज एवरीथिंग मींस आपका शरीर ही सब कुछ है। जो बाहर से अटैक होता है इज नथिंग, मींस जो ये जर्म्स आर नथिंग बट टरेन इज एवरीथिंग, ये इन्होंने कहा, जर्म्स आर नथिंग बट टरेन इज एवरीथिंग। जर्म्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आज भी आपके शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन पड़े होंगे, एंड नंबर्स ऑफ, जिनको मौका नहीं मिल रहा, अगर उनको मौका मिलता तो आज हम या आप यहाँ बैठे हुए होते। तो उनको तो आप कहाँ कहाँ तक कितनी वैक्सीन ढूंढोगे और कहाँ कहाँ उनके पीछे पड़ोगे। आज भी 1 साल के बाद भी जो वैक्सीन आ रही है उसके ऊपर भी बहुत सारे इफ एंड बट्स लगते हैं कि भाई उनकी पूरी स्टडी नहीं हुई, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये है वो है, बहुत सारा। आई बिलीव दैट वो लेनी चाहिए, और वैक्सीन भी एक साइंस ही है, पर आई थिंक इम्यूनिटी कैन प्ले अ बिग रोल। एंड वो इम्यूनिटी जो मैंने कहा कि टरेन इज एवरीथिंग, ये आयुर्वेद में कहा ना कि 4 बात बताया, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। और बीज होगा, आपके शरीर में बीज पड़ा है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है या व्हाटएवर, पर क्षेत्र आपका अगर वो फर्टाइल नहीं है, उसके लिए उसको मौका नहीं देगा, मीन्स आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो भले अंबु भी हो और ऋतु भी हो, पर कुछ नहीं होने वाला, वो बीज फलित नहीं होने वाला। सो ये आयुर्वेद के जो सिद्धांत है ना, ऐसे ही थोड़ी आयुर्वेद को शाश्वत, अनादि, अनंत कहा गया, उसके पीछे कारण है। चाहे कितने भी पेंडेमिक्स आए गए, सब हुआ, पर आयुर्वेद वहीं का वहीं टिका रहा। बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन दुनिया भर में इधर उधर होते रहे, पर आयुर्वेद अभी भी उसके प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। द रीजन इज it's not about medicine, it's about principles, it's not about treatment, it's about how you live। and वही उन्होंने उसके ऊपर ही उन्होंने तवज्जो दिया। आयुर्वेद ने ये कहा कि रोग युक्त होना मीन्स रोगी होना वो तो कनिष्ठ, किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो दैट हैज बीन कंसिडर द कनिष्ठ थिंग, बहुत खराब चीज है। प्रज्ञा अपराध आप करते हैं, आपकी प्रज्ञा को आप नहीं देखते, तब आप रोग युक्त होते हैं। और ये कहते हैं कि प्रज्ञा आपकी आपको बताती है कि इसमें मुझे इंडल्ज होना चाहिए, कि इसमें नहीं होना चाहिए, मैं करूं या ना करूं। और आपको हमेशा आयुर्वेद ने कहा कि ऋतु, काल और आपके समीक्षकारी जो वो अष्टांग हृदय का है, अष्टांग संग्रह का श्लोक, कि कौन कौन भवत्य रोग, जो कौन किस किस को रोग नहीं होंगे। और उसमें एक लिखा है समीक्षकारी, जो सिचुएशन को इवॉल्व करता है और देखता है कि आसपास क्या घटित हो रहा है और उसके अनुसार बिहेव करता है। तो अभी ऐसा है कि भाई पेंडेमिक है, आप मास्क पहनो, आप गर्म पानी पियो, या आप इम्यूनिटी के लिए जो भी मेडिसिन लेनी चाहिए चाहे लो, और दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करो। कितने अच्छे सिद्धांत हैं।
डायटेटिक्स जो हमारा कहा गया है, अगर हम सिंपल वो डायटेटिक्स को फॉलो करें कि भाई भूख न लगे तब तक न खाएं, भूख लगे तो आप पौष्टिक, सात्विक और शुद्ध और ताजा खाना ही खाएं, और रात को ठीक से निंद्रा लें, शाम का खाना जल्दी से खाएं, रेगुलर नित्य व्यायाम करें, नित्य अभ्यंग करें, नित्य कर्णपूरण, नित्य प्रतिमर्शनस्य, नित्य तेल मालिश, मीन्स सर में तेल डालें, और ये सब जो प्रिंसिपल कहें, और हमारा एक ट्रेडिशन कि भाई नमस्कार करो, हाथ मत मिलाओ, दूसरों को मत ज़्यादा वो करो, बाहर जाओ तो छाता लेके दंड लेके जाओ, शुद्ध वस्त्र धारण करो, ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, जब बच्चा पढ़ता है अष्टांग हृदय में दिनचर्या में, तो उसको लगता है कि ये क्या, ये सब चीज़ें हैं, पर जब अब उनको समझ में आता है कि ये क्यों है और ये किस लिए है और कितना रिलेवेंट है। सो आयुर्वेद जो छोटी छोटी बातें करता है ना, बट इट्स सो रिलेवेंट, और आज वो रिलेवेंस हमें दिख रहा है कि वो कितना रिलेवेंट है। इवन दो हमारे शास्त्रों में आया है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग भाई सिर्फ कुएं का ही पानी पीते हैं, इधर उधर का पानी नहीं पिएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, तो उनको पांगा पंडित माना जाता था कि यार ये बहुत, ये बड़े वो मानता है, पर वो आयुर्वेद से आया है। बाहर का खाना खा आप साथ लेके जाओ और खुद का खाओ या खुद पका के खाओ, वो भी शायद उन दिनों भी रहता होगा अगर ये सिद्धांत जो फॉलो करता है, ही विल नेवर गेट इल। और इम्यूनिटी का जो सबसे बड़ी बात है, एक भी साइंस ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस अभी एग्जिस्टिंग, कि जिसमें इम्यूनिटी का डिटेल कॉन्सेप्ट जैसा आयुर्वेद ने दिया है ऐसा हो, कोई नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है, जस्ट टेक अ विटामिन सी एंड हैव अ गुड न्यूट्रिटिव डाइट। वो कहते हैं कोरोना वाला पेशेंट आया, जम के खाना खाओ, दबा के खाओ, और बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए, और आप हॉस्पिटल में जाओगे वो तंदूरी रोटी देंगे, पनीर की सब्जी देंगे, और फिर साथ में वो नींबू पानी के नाम पे वो मार्केट से मिला हुआ लेमन या तो मैंगो जूस, हैव अ लॉट ऑफ ड्रिंक करके वो देते हैं, ये सब देंगे, और साथ में दही भी देंगे। अब आपके हिसाब से वो पित्त श्लेष्मक ज्वर है, उसमें आप दही खाना खाने दोगे, तंदूरी रोटी खाने दोगे, और वो पंजाबी सब्जी पनीर वाली दोगे, वो कहाँ से डाइजेस्ट करेगा, उसको होगा आम, और सिचुएशन डिटोरिएट होगी कि वो इंप्रूव होगा। तो आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल हैं वो इसलिए उसको शाश्वत और अनादि अनंत कहे गए हैं कि भाई इफ वी विल एडप्ट ऑल दिस थिंग, तो पेशेंट अपने आप ठीक होगा। अब आपने देखा होगा इन कंपैरिजन टू अर्लियर डेज, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हमारे वहाँ कोविड केयर सेंटर है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब से लोगों को घर पे रहने की इजाजत देने लगे कि भाई आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हो, जब तक सिम्टोमेटिक ना हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो जब से अलाउ किया गया, डेथ रेट कम हुआ। हैव यू नोटिस्ड इट? और ये इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद जिम्मेदार है इसके पीछे। एक तो ये कि लोग घर पे आयुर्वेद ले रहे हैं, दूसरा हमारे लोगों के अंदर इम्बाइब्ड है हाउ टू ईट, कैसे खाना है, क्या खाना है, उसको पता है। उसको पता है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना है, उसको पता है कि बाहर का वो जूस नहीं पीना है, उसको पता है कि दही नहीं खाना है जब बीमार है, तो उसको पता है कि मूंग चावल ही खाने हैं, और जितनी भूख लगे हल्का सा खाना खाना है। ही नोज दैट, एंड दैट्स वाई इसका जिसको कहे ना क्योर रेट वो ज्यादा है, हाई है। तो ये कोरोना ने हमें एक रास्ता दिखाया है, पाथ क्लियर किया है कि भाई आयुर्वेद ईस्ट और वेस्ट कहीं भी जाओ, आयुर्वेद इज द बेस्ट, ये साबित हो रहा है और धीरे धीरे होगा। हमारी जो रसोई है जिसमें हम जो पकाते हैं, हल्दी, अदरक, जीरा, और ये मेथी, ये धनिया, ये सब जो चीज़ हम रूटीन में यूज़ करते हैं, वो उन सब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और अपनी इम्यूनिटी पे रोल है, अग्नि पे रोल है। इसके उपरांत हमारे जो ट्रेडिशंस है, जैसे भगवान को तुलसी का भोग धराया जाएगा, और भोग उनको क्यों तुलसी का देते हैं, वो आपने जो भगवान को धराया खुद ही तो खाने वाले हो, तो इसलिए वो तुलसी भी इसलिए कहा गया कि भाई प्रभु को प्रसाद में क्या देंगे, तुलसी देंगे, और तुलसी आप फिर ग्रहण करोगे। तो दिस ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद are being so relevant
इन दिस डेज कि हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाला कल आयुर्वेद का है। एक्चुअली अभी स्थिति ये होने वाली है कि लड़ाई में डिफेंस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी वाली स्थिति होने वाली है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कितने वायरसेस की वैक्सीन ढूंढोगे, कितने बैक्टीरियाज के मेडिसिन ढूंढोगे, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपना किला मजबूत करो। सो हैव अ ग्रेट डिफेंस। और वो डिफेंस की जहां तक बात आती है, प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ की जहां बात आती है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ की जहां बात आती है, आई थिंक आयुर्वेद का कोई सानी नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर द आयुर्वेद, एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव कि आयुर्वेद के तो दिन आ गए हैं और आगे से बहुत आने वाले हैं। और जैसे जैसे अभी ये एक इसके पहले एक सेमिनार था जिसमें मिनिस्ट्री ने किया था, जिसमें गट माइक्रोबायोम और डी एडिक्शन पे बात चल रही थी। अब गट माइक्रोबायोम थियोरी जो है, जैसे वो गट माइक्रोबायोम थियोरी एस्टेब्लिश होगी, आपकी आयुर्वेद की हर चीज साइंटिफिक हो जाएगी। आज जब हम कहते हैं ना कि कर्णपूरण, वो लोग प्रश्न उठाते हैं कर्णपूरण, अंजन या बाकी सब चीजों का, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जब गट माइक्रोबायोम थ्योरी आएगी वो अपने आप प्रूव हो जाएगी। हमारा आम पाचन, कॉन्सेप्ट ऑफ आम, वो भी जब ये गट माइक्रोबायोम थ्योरी प्रूव होगी, बहुत अच्छे से हम प्रूव कर पाएंगे। हमारा पंचकर्म, शोधन, ये सब थ्योरी जो भी है, वो भी जैसे गट माइक्रोबायोम थ्योरी डेवलप होगी, वी विल बी एबल टू एस्टेब्लिश द इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ पंचकर्म वेरी वेल। सो अभी तो इतना साइंस डेवलप ही नहीं हुआ है कि जो आयुर्वेद में जो जो विधाएं हैं उसको पूरा साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करके एक्सप्लेन कर सके हम। जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को समझ में आता जाएगा कि ये तो मिरेक्युलस साइंस है आयुर्वेद। तो ये इट इज इनएविटेबल, उसको कोई रोक नहीं सकता। और बस थोड़ा सा हमें वैद्यों को मेरे हिसाब से एकजुट होके विविध प्रकार के सुर न निकालते हुए, मिले सुर तेरा मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, उस हिसाब से चलना होगा। क्योंकि वैद्यों की हमेशा तकलीफ रही है, आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूं, पर आई एम सॉरी टू से, वैद्यों की हमेशा आदत है कि 4 वैद्य एक दिशा में सुर निकाल लेंगे तो 5वां वैद्य हमेशा दूसरा सुर आलापेगा, उसको लगेगा कि मुझे कुछ अलग दिखना है। तो अलग दिखने की प्रवृत्ति करने की बजाय, आई थिंक if we come together and if we behave unitedly, it's a time that we can give a lot to the society, to the ailing society. Of course Ministry of Ayush is leading from the front, और हमारे जो संस्थान है वो भी सभी उसी सुर में सुर मिला रहे हैं। वी हैव डन लॉट इन द कोरोना। हमारे इंस्टीट्यूट ने धन्वंतरी रथ चलाया है जो कि यूनिक मॉडल है और वो उसका बड़ा सक्सेस है। और आप मानेंगे नहीं, जामनगर में वंस अपॉन अ टाइम 100 के ऊपर केसेस चले गए थे। धन्वंतरी रथ शुरू होने के बाद आज दिन में 4 केसेस भी नहीं आते। दैट इज द सिनेरियो। एंड इवन इन गुजरात हमने 6 जगह पे गुरुची पे स्टडी किया, और गुरुची गनवटी पे, और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। 1000 पेशेंट को अहमदाबाद में, क्योंकि जामनगर में इतने पेशेंट नहीं थे, हमने अहमदाबाद में गुजरात के आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्टडी किया, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था। और उसमें हमने पाया कि जिन पेशेंट्स को एज एड ऑन थेरापी आयुर्वेद ट्रीटमेंट दी गई, जिसमें कि शंशमनी वटी और अश्वगंधा और आयुष 64, यष्टि मधु गनवटी और पथ्यादिक्वाथ ये थे, तो और अणु तेल का नस्य था। तो उनमें ये पाया गया कि उनकी जो कन्वेंशनल थेरापी जो रूटीन देते हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी एंड ऑल दैट थिंग, उससे 5.5 दिन के बाद पेशेंट ठीक हुए। और हमारी ट्रीटमेंट जिनको एड ऑन दी गई, वो पेशेंट 3.5 से 4 दिन में ठीक हो गए, मीन्स नेगेटिव हो गए। और हमारे जो पेशेंट ले रहे थे आयुर्वेद ट्रीटमेंट, उनको किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत सारे एविडेंसेस है, वो माने ना माने अलग बात है, पर देयर आर मैनी एविडेंसेस। सो फ्यूचर इज रिमेनिंग विथ आयुर्वेदा। आयुर्वेद एक भविष्य की चिकित्सा बन सकता है, उसकी पूरी संभावना है उसके पास है। बस वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हमें थोड़ा सा साइंटिफिक बनना है और साइंटिफिक फुटेज पे काम करना है, और हमारी भाषा थोड़ी रिफाइन करके लैंग्वेज को साइंटिफिक बनाना है। दैट्स द ओनली नीड। अदरवाइज
ये ग्रेट साइंस है एंड फ्यूचर इज ग्रेट। आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें करी और बहुत सारा टाइम लिया। बहुत सारे पीछे विद्वान वक्ता है, दे विल ऑल्सो शेयर देयर आइडिया। सो इन जनरल मैं यही कहूँगा कि भविष्य आयुर्वेद का है और बहुत उज्जवल है, ये मैं देख रहा हूँ। और आयुर्वेद विश्व को मुझे लगता है कि राह दिखा सके ऐसी क्षमता है। विदेशों से भी बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, बहुत क्यूरियोसिटी आयुर्वेद के बारे में फैल रही है। और आपने देखा होगा कि जब INI बना 13 नवंबर को, तो टेड्रोस ने नरेंद्र मोदी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बीच में जो WHO के जो है टेड्रोस, उन्होंने ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन वो भारत में खोलने की घोषणा करी। इट इटसेल्फ शोज कि आयुष का कितना इंपॉर्टेंस अभी बढ़ रहा है ग्लोबली। सो फ्यूचर इज योर्स। आई थिंक वी शुड वर्क हार्ड एंड वी शुड कम ऑल टुगेदर। तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू ऑल। नमस्कार। Excellent, Dr. Anup ji. Excellent, motivational and inspirational lecture, no doubt. और भविष्य हमारा है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आपके शब्दों से और सहारा मिला, बहुत दृढ़ सहारा मिला कि हाँ, हम कामयाब जरूर होंगे। जो 70 साल में सिचुएशन नहीं देखी थी, वो 2020 में दिखा गया आयुर्वेद के लिए। भाई साहब, उससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि कोलगेट ने ऑयल पुलिंग थेरापी के लिए प्रोडक्ट निकाली, ऑयल पुलिंग थेरापी कोलगेट। कमलगंडूस। हाँ, ठीक बोले तो आप, ठीक। कल तक इसकी मजाक उठाते थे, वो आज चल रहा है। तो फ्यूचर इज योर्स। थैंक यू, एक्सीलेंट जी। अभी हम सब में सीनियर हैं डॉक्टर श्रीनिवास आचार्य जी, और भी IPGTR एल्यूमिनी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीना शर्मा जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सबरी सेनगुप्ता जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अचिंत भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सभी लोग, अपने अर्पण जी भी जुड़ गए हैं। मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर अर्पण जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री आदरणीय मेरे बड़े भाई श्रीनिवास आचार्य जी को निमंत्रित करता हूं कि वो एक इंस्पिरेशनल अपनी स्पीच इसी सब्जेक्ट पर दें। आदरणीय श्रीनिवास आचार्य जी। आदरणीय आचार्य जी प्रिंसिपल हैं SDM आयुर्वेदिक कॉलेज के और बड़े मूर्धन्य आयुर्वेद के विद्वान हैं। मुझसे 2 साल सीनियर हैं। तो 87 में लगभग MD करके हम लोगों के एल्यूमिनी हैं, अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। आदरणीय श्री डॉक्टर श्रीनिवास आचार्य जी, स्वागतम। Yes, good evening, everybody. I hope I am audible now. You are, sir. Yes, I am also shared a screen. Is it also visible? Yes, it is visible, Or is clearly my visible. yes, Achintana Chakaryanam Dhrum Santarpanena Cha Swapnam Prasangachanaro Varaha Yuva Pushyati. That's about this particular talk. And if I am not wrong, if I see what are all the patients that are available, there are the patients who are suffering from the infection. There are the patients who are suffering from the degeneration. There are the patients who are suffering from the allergy. There are the patients who are suffering from the autoimmune abnormality. There are the patients who are suffering from the lifestyle disorders. Sometimes it's also referred as metabolic disorders. And among these multiple disorders, probably in almost all conditions, Ayurveda has got a role. And in that also, so far as the lifestyle disorders are concerned, which is also referred as metabolic disorders, where Ayurvedists have got a very great role, as the incidence of the disease is increasing, and the Ayurveda too have a definite solution in such conditions. Yes, my due respects to Dr. Anup Thakur, Dr. Pon Sharma, and Dr. Sanjay, and the many other great scholars in Ayurveda who are assembled here. And I will be speaking about the Santarpana Achara and that how it causes the disease
and in what way we are supposed to go with the treatment of that. And that's considered one of the great area where Ayurveda can do. The literature specifies that there should be a balance. Balance between what? Balance between consumption of the food and also the utilization of the same. And Cheshta Desi Divasapna, Shayasana Sukhirataha. If the activity, if it is not balanced, too, Gorasa Gaudikascha Annahi Paishtikescha Matasha. If the person consumes a lot, that means the person consumes a lot and accordingly doesn't do the physical activity, then there will be Santarpana Nimitta. There will be a cause that's known as Santarpana Nimitta that can cause multiple diseases. And you have another reference. And in one reference, it is said that the consumption causes the excessive accumulation. Here it is said that excessive consumption will result in production of ama anna rasa in the rasadat. And therefore, atisnehat medo janayati. This is another phenomena. And this is another, that means dyslipidemia is considered to be a major issue related to the metabolic disorders or the lifestyle disorders. And in the literature of Ayurveda, that is described as amarasa, that's in Sushruta Samhita Tatatistavlyam Apadayati. And Charaka has said about the Abadha Medas that actually causes the Prameha. And this third word which is being used is Shonita Abhishandana, that causes Srotopalepa. And the three words Amarasa, Abadha Medas, and Shonita Abhishandana that refer to the same thing, and these are the different diseases. Amarasa is the word from Sushruta, Abadha Medas from Charaka, and Vishonita Abhishandana is also from Charaka. All these refers to the same condition of dyslipidemia that can cause multiple diseases in the human beings. One is the Medo Mamsa Ativaddatva Chalaspek Udarastanaha, that means Staurya. That is one of the phenomena that occurs due to the excessive consumption. And it is being said that Aniladaya Vikaran Darunan Kritva. And the diseases may be so severe that it may be even fatal. It is not only the overweight and obesity, but the illnesses related to that may be even severe enough to kill an individual. And further, why these particular diseases that are caused by the excessive consumption of food and lack of utilization is more severe? He says that Sarvayava Chasya Roga Balavanta Bhavanti. All these conditions are very severe. Amrita Margatva Sotsam, because these are, or this particular single etiology of Santarpana Nidana that causes Avarana of Marga, and that itself is fatal. And therefore, it is said that it's a very serious condition. And how about this particular, the Shonita Abhishandana? Shonita Abhishandana simply refers to the dyslipidemia. And is it only the excessive consumption and the utilization and lack of utilization that causes this? No, he says that another phenomena that's known as Viruddhahara that can also cause. And he says that Matsyan Payasa Sa Abhyavahare. One of the major etiological factor could be the consumption of milk and the fish together. Indeed, that means Viruddha Virata Shonita Pradushanaya. The initial insult is on the blood itself, Mahabhishandvatva. And what is that particular insult is about? It's about Mahabhishandana. And what is the result of this particular Abhishandana? Marga Parodaya. It will cause Marga Parodaya. What do you mean actually by the Abhishanda? Abhishanda in the sense, if the person has excessive secretion in the eyes, then it is called as Netra Abhishanda. And if the patient has excessive secretion from the rectum, then it is called as Buddha Abhishanda. And in that particular way, the Abhishanda has got the different meanings in different contexts. But present condition, Abhishanda Meda Kapha Vyaptasira. Abhishanda means the excessive Meda and Kapha within the blood vessel. That is called as Abhishanda. That itself is dyslipidemia, or the abnormal lipids which is circulating in the blood. And how about that particular TOFI-40? In sense, a person who is fat, and if the blood is checked, he may not be hyperlipidemic, maybe. And if a person who is lean and thin, and if the blood is checked, there may be hyperlipidemia also. That means the person who is thin outside, but may be fat inside. A person who is fat outside may be thin inside. And why it happens so? That means it's not only the excessive consumption, lack of utilization, but it is the Viruddhahara. And the Viruddhahara can cause the
Shonita Bichandana or the dyslipidemia, irrespective of the amount of consumption and also the lack of utilization. Therefore, he says that Tanmulam hi Shonita Bichanda. And this particular, the food habit that causes Shonita Bichanda. And secondly, it causes the Damani Pratijaya, that is atherosclerosis. And therefore, the patient is Anyatamam Prapnoti Atava Maranamiti. And this particular condition, Shonita Bichanda and Damani Pratijaya, is not a simple disease. It's a fatal, it can result in fatal outcome. So this is another phenomenon that's related to the metabolic disorders. Further to describe. Scanning of the literature, it says that initially it is a Santarpana Nidana. This causes Kapha and Medas Vriddhi. This Kapha and Medas Vriddhi is in the blood, therefore it is known as Shonita Bichandana. And this particular Shonita Bichandana results in Rasa Rakta Marga Upalepana. And this particular Upalepana is referred as Damani Pratijaya. And Damani Pratijaya eventually ends in Margavarana. And Margavarana causes multiple fatal diseases. This is what the literature says. The same is being translated in English, is copied in English. Santarpana Nidana means sedentary lifestyle. Kapha Medovardhi in the sense it is a metabolic syndrome. Shonita Bichandana is a dyslipidemia. Rasamarga Upalepana is atherogenesis. Damani Pratijaya is atherosclerosis. Margavarana is thrombosis. This is how the events happen, and finally the person suffers from the multiple diseases related to the same phenomena. What do you actually mean by the Damani Pratijaya? Damani Pratijaya, Damani Upalepa. That is actually Damani Pratijaya. It refers to the adherence of the Kapha and Medas into the walls of the Damani. That is the Damani Upalepa. That itself is called as Damani Pratijaya. And another meaning of the Damani Pratijaya is Upalepa Iva Atichaya Pratijaya Atipuranam. Excessive accumulation of that. And that is infiltration on entrapment of the LDL. That itself is the phenomenon of the Damani Pratijaya. That is the another phenomenon. And further, this particular accumulation of the Kapha and Medas within the walls of that, Damani Pratijaya, Damani Upalepa, Damanina Pushtaka, there will be increase in the size of the vessels. That's referred as the vascular remodeling, or the tortuous the blood vessels happens. One of the best example for that, the thickening of the artery, thickening of the vessel is the locomotor brachialis. So Damaninam Pushtata is also called as Damani Pratijaya. And more important among these is Damaninam Vistara Bhava. The Gangadhara in his commentary says that Shonita Bichandana Damani Pratijaya means Damaninam Vistara Bhava. The distensibility of the blood vessels is also lost. That is how known as stiffening of the artery. That itself is the phenomena related to the hypertension. That's also called as Damani Pratijaya. It means Vistara Bhava. And further, it is being said that Damani Pratijaya Siraja Granthi. Ultimately, there will be formation of a vegetative mass within the vessel that is known as Siraja Granthi. That means atherosclerotic flakes vulnerable to spontaneous erosion and causing thromboembolism. Or to say, if all these events are put together, all these events, either it is the Viruddha Ahara or it is the Santarpana Nidana. What they cause? Atisnehat Medojan. They cause excessive fat, where within the blood that's known as Shonita Prabhuchandana. What is that particular condition is called as? That is called as Shonita Bichandana. What is the result of that? That is accumulation of the same within the wall of the vessels. What will be the result out of that? It is increase in the size of the Damani, that is Damani Pushtara. Vistarabha, absence of distensibility. Damani Pratijaya, excessive accumulation. Siraja Granthi, formation of thrombus within the vessel. And finally, it is the Marga Uparodha. So, these are the events that happen. Probably it doesn't happen in a matter of a day. Rather, it may take several years to happen. But it begins from the Shonita Bichandana or the dyslipidemia. And where this can happen in the whole body because the Damani is present in the whole body. Krishnam Shariram. And since it is present in the whole body, it can happen in any part of the body. And when it happens in the different parts of the body, why it is called as Rasarakta Marga or is it called as Damani, where it says that within the blood, within the body, the Rasa and Rakta, they circulate together. That means Kimva Rasatiti Raso Dravadhatu Ruchadena Rudiradinam Apidravanam Granam Bhavati. That means Rasarakta Marga is the place where this particular Damani Pratijaya happens.
and it is present in the whole body. And if this particular, and how about this particular whole body involvement and fatal outcome, that it says that कफमेध निरुद्ध मार्गत्वाच अल्पव्यवायो भवति आवृत मार्गत्वादेव शेष धातवो नाप्यायन्ते अयमत्व अल्पप्राण भवति. Then the major diseases of the metabolic disorder, multiple disorders related to the metabolic disorder, प्रमेह पिडक ज्वर भगंधर विद्रति वात विकाराणाम अन्यतमं प्राप्य पंचत्वम उपयाति. And further it says that the person may suffer from multiple diseases related to the Margavarana, and it is killer disease. And therefore, Sarveva chasya roga balavanto bhavanti. All these are the serious diseases. Avrata margatva srotsam, because the blood vessels or the vessels are obstructed. And therefore it is said that best way to prevent this is correcting the kapha and meda accumulation in the blood or the Chonitabhishandana. If the Chonitabhishandana is corrected, prevented, then whole of this particular event until the Panchatva, this can be prevented. That is the line of treatment that is described for this all these metabolic disorders. Let me give you a small example. This is related to the Vatarakta. This is also considered to be the, and in the variant form of the Vatarakta, it is said that Kupito Marga Samrodha Oi Medasova Kapaseva, Medas and Kapha. It is actually the Chonitabhishandana. Ativridya Anile Nado Shastam Snehana Barmanam. Therefore, Snehana Barmana should not be given, that can worsen the Kapha and Medas. Therefore, he says that. Hello, am I audible? Shilajit Prayogesha Gugulo Homakshi Kachesa. Shilajit Prayoga and Gugulo. This should be the line of treatment that should be in case of Kapha and Medas when it is increased. Further to add, this is from the Vata Vyadi, where he says that Vate Vibadda Marge Meda Kapha Pitta Raktena, Meda and Kapha, when it is obstructing the Vata Marga, that is again the blood vessel. Then he says that Doshanabandhu Prashastam Yerandajam Tailam Rasayananam Sarvesham Upayoga Prashasade Shailasya Jatanotatam Payasa Gugulotava. So in the Vata Rakta, when the Shonitabhishandana has resulted in Margavarana, the same treatment. In the context of Vata Vyadi, when the Margavarana is present, the same treatment. That means the line of treatment is for that particular Margavarana, that Shonitabhishandana itself. And if the same occlusion of the vessels, if it happens in the abdomen, then it is called a splanchnic circulation, resulting in mesenteric ischemia. And the word used here is gulma. That means a patient who is suffering from the Hridroga, or a patient who is suffering from the Vata Vyadi, like that of the cerebrovascular accident, if you take the history, they will give the history of either the IHD or some other disorder. Because all these are caused due to the same etiological factor of a Shonidrushti and Margavarana. And therefore it says that Rudrogo Vidripliha Gulmo Adisaravacha Bhavanti Upadravastesham Avrutanam Upechanat. So even in case of the Vata Vyadi, if the Margavarana is present, Margavarana requires a separate medication. And it can even cause gulma, that is the mesenteric circulation failure, and resulting in the abdominal pain. It so happens vascularity of the head may be affected by this. Unmade Vataje Purum Snehapanam Visheshvate Kuryat Avrata Margeto Sasneham Murdashodhanam. This is about the description of a vascular dementia. Savarneta Tanishidameva Yadukta Meda Kapabhyam Anirodha. So that even in case of the Unma, the same phenomena, that's actually the vessels obstructing the blood vessels circulating the blood. That's vascular dementia. The same is also possible in the kidney, that is referred as Mutra Ukasada. Atra Vayoha Avaranakata Eva Kopa in the Mutra Ukasada. The same is the phenomena or the pathogenesis. And if you see about the Hritshula, Kafapitta Avarudastu Marutu Raktamurchita, you say again it is the same phenomena. Therefore it says that Shila Hayam Vishaga Pramata Prayoji Kalpa Vidana Vistam Prasham Tata Agastama Babileham Rasayanam Brahma Matamalakya. So here again it is the Shilajitu in case of the Hridroga or Hritshula, because it is related to the Margavarana and Chonitabhishandana. Put together, if I put together Margavarana, if it so far the illness is concerned, if it happens in different parts of the body,
symptoms are different, and accordingly the diagnosis goes. If it involves in the Shiras, then it is called as Pakshagata. If it is involved related to the higher function, then it is called as Unmada. If it happens in the Hridaya, then it is called as Hridshula. If the same happens in the abdomen, then it's called as Gulma. If the same happens in the leg, then it is called as Vatarakta. But in all these conditions, Margavarana is the pathology, and at the same time, the same is treatment. That means Sarvadahika Samprapti. It can happen in any part of the body. Vata Prakopa is the major presentation when it happens. And Sthanika Dosha Drushti, the local symptomatology likely. Sadi Upachana, distant to that, there will be obstruction and therefore circulation is affected. Animitta Pradarshana, very important is spontaneous development. And so far as this particular Margavarana is concerned, cerebrovascular accident is spontaneous. Heart attack is spontaneous. That is sudden development of the symptoms. Animitta Pradarshana. That is why I say that is Avruto Doshaningani, so Animittam Pradarshaya, the literature specifies. Visheshato Ratru Kopa and Balavantaroga. So all these are attributed to the Margavarana. And further, what should be the line of treatment? Sarvaiva Chasaro Balavanta the Avarta Margatva Ataha Tasya Utpatti Hetum Parihare. What is the basic cause of that particular Margavarana is the Shonikabhichandana or the dyslipidemia. And therefore, as soon as that particular condition is identified, Shilajitu, Gugulu, Gomutra, Triphala, Loharaza, Rasanjana, Madhu, Yava, Buddha, Koroduchaka, Shamak, Uddara Kadyam, Virukshana Chedanayam, Chandrabhyanam Vidyadupayogo. The patient should be treated by these. These are the line of treatment that should be added. So, to be more precise, when we are speaking something about the 2021, when we are speaking about the 2021 post-COVID period, and what are all the options that Ayurvedists have of the syndromes that are related to the COVID, that's also there. And how about preventing these multiple infections, improvisation of the body, improvisation of the immunity, that's also there. That is right now it is high on the card. And before the COVID and after the COVID, so far as this particular metabolic disorder is concerned, that can win bread and butter for the Ayurvedic physician, because this particular Shonikabhichandana, this particular Santarpana Nidana, this particular Santarpanotta Vyadhi, all these descriptions that are available, and if this is and if this particular illness is publicized, and if adequate importance is given and adequate information is also passed to the public, they can think about this particular condition and can have best treatment from Ayurveda to prevent this. It may be the prevention of the diabetes mellitus, it may be the prevention of the hypertension, it may be the prevention of the cerebrovascular accident, it may be the prevention of Alzheimer's disease, it may be related to the ischemic limb disease. In all these conditions, or it may be even the chronic kidney disease. In all these conditions, one basic phenomena is the Shonikabhichandana and Margavarana. And if this particular Shonikabhichandana, importance of Shonikabhichandana and Margavarana is identified, and if it is treated, patient may not suffer from either the stroke or the heart attack or even the ischemic limb disease. And therefore, this, and so far as the efficacy of the treatment is concerned, Shodhana, say for example, in about 15 days, Shodhana, the total procedure is about 15 days. If the triglyceride level is somewhere around 350 to 400, that can be brought to 150 in the 15 days of Shodhana treatment. And the important thing is Shodhana treatment also involves Snehapana, and maximum reduction of the dyslipidemia, maximum correction of dyslipidemia happens in this particular period of Snehapana itself. That itself is the manipulation of a body mechanism by this particular treatment methods. And you have the explanation about the Santarpana Nidana, and at the same time, how best it can be corrected by the oral medications. You have the description of Shilajitu, you have the description of the Lobasma, you have the description of the Triphala, and you have the description of Makshika, and so on, multiple diseases. And the recent research works have proved Shilajitu is very effective in maintaining the normal lipid levels. Gugulu is also equally effective in maintaining the normal lipid levels.
And Lashuna is also effective in maintaining the normal levels of the lipids. And also you have the two dosage patterns. One is the Rasayana dosage pattern. The second one is the Shamana dosage pattern. Shamana is being given in the smaller dosages for a longer period, and Rasayana is given in the largest dosage for the shorter duration of in the form of the course. Say for example, Shiva Gutika or the Shilajit that can be used for the lifetime. And the same Shilajit Loha Rasayana is best prescribed for 7 days or 7 days or 21 days. And whatever the effect that you expect when you are prescribed for longer duration, the same effect can be obtained in the 7 days or 21 days itself. And therefore, the practice of Ayurveda should be first course of Rasayana from, say, for example, if the triglycerides or total cholesterol somewhere around 400, if it is brought to normal by the Rasayana treatment, and the maintenance is best by the Shilajit Loha Rasayana in the Shamana dosage, or the Shiva Gutika in the Shamana dosage, or the Shilajit in the Shamana dosage, or the Guggulu in the Shamana dosage, or the Lashuna in the Shamana dosage. In the same way, Guggulu Rasayana in the Rasayana dosage, Shilajit Loha Rasayana in the Rasayana dosage, Lashuna Rasayana in the Rasayana dosage that is being initially prescribed so that the abnormal levels of lipids or shonika be corrected in a matter of 15 to 13 days. And the same may be further maintained by the Shamana dosage. And if it is added with that of the diet and exercise and the proper diet and exercise, probably all these diseases can be controlled very well. And so far as the metabolic disorders are concerned, they are likely to be perpetuating for a long period. And therefore, it is unlike the treatment of COVID, it's unlike the treatment of Jwara. You start the treatment and complete the prescription in a matter of about 15 days or 30 days is not the case. If you take up a case and he has to be in your consultation for the lifetime, that itself is the treatment of these diseases. And therefore, and if you have a few patients, if you get, probably they will be following up every month or every 2 months or every 6 months and assessing and rectifying this particular Shonika Chandana, that will be of a great attendance in the clinic. And therefore, in the COVID era also, not only this particular COVID, when there is the interest with the Ayurvedic medicine is improvising, one should look into this particular metabolic disorder also, because where Ayurveda can do a lot in treating these diseases and also preventing these. And this is my submission on this day. Thank you. Thank you, Dr. Pawan Sharma. Excellent, sir. Excellent, sir. All that and regards and salute, sir. Right from the South India, you have created your excellent presentation in Devanagari Lipi. Salute, salute, salute to you, sir. Thank Great you. explanation, great explanation. Thank you. Excellent, excellent, sir. Thank you very much. Now I would like to invite Dr. Arpan Bhatt, my dear friend, my younger brother, Dr. Arpan Bhatt. Dr. Arpan Bhatt, please. Yeah, he is over already. कोमरवा आयुर्वेदिक कॉलेज. वाओ, क्या बात है. अरे क्या बात है अर्पण जी, बिल्कुल इस समय महर्षि चरक लग रहे हैं महर्षि. जय हो, जय हो. जय हो. कैसे हो? बस दुआ है, दुआ है. मास्टर ऑफ मल्टी डायमेंशनल म्यूजिक साइंस along with आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज. मैं कब से देख रहा हूँ ये छाजेड़ जी अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है. नहीं, आप दोनों की मूंछें बिल्कुल कंपेरेबल है. आप तो मूंछों के साथ दाढ़ी भी रखते हैं. क्या बात है. So, thank you very much. हाँ जी. नमस्ते अर्पण जी. नमस्ते नीना जी, कैसी हैं आप? बस एकदम ठीक. हाँ जी. Pawan ji, thank you so much for having us all over here and letting us get together, maybe not in person, but at least virtually. It feels so great to be amongst the luminaries and all friends to be over here. Thank you very much.
I was just listening to some part of the talk of our beloved Vice Chancellor, Sir Dr. Anup ji, and then a very wonderful presentation from Srinivas ji, our senior. And the topic which has been allotted happens to be Ayurveda, the ultimate hope in 2021. अब इसमें मुझे बहुत मजा आया भाई। 2021 में क्यों? वो आयुर्वेद अल्टीमेट होप तो कब से था, हमारी दृष्टि उस मेरी दवाई आयुर्वेद और होम्योपैथी पे ही चली है। तो यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ आज अल्टीमेट होप के संदर्भ में, तो सिर्फ आयु की या आयुर्वेद की बात नहीं है। अपने जितने भी पारंपरिक विज्ञान हैं, ये सारे पारंपरिक विज्ञान हमारे अल्टीमेट होप हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम यांत्रिक विज्ञानों से और यांत्रिक विज्ञानों से हुए आविष्कारों के पीछे इतने भागने लग गए हैं कि भागते भागते हम खुद यंत्र से बन गए हैं। सॉरी, एक कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलो। સવારે અત્યારે તો હું એક વેબિનારમાં છું। हाँ, तो हम यंत्र से हो गए हैं। अब चूंकि हम यंत्र से हो गए हैं तो हमको यंत्र मानव से फिर से एक बार मानव बनना पड़ेगा। हमारी मानवीय संवेदनाओं को जगाना पड़ेगा, और मानवीय संवेदनाओं को जगाने के लिए जो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर काम यदि कोई कर सकता है तो वो हमारी परंपराएं हैं, हमारे शिष्टाचार हैं। और जब हम हमारी परंपराओं की बात करते हैं तब अपना जो विज्ञान है, क्योंकि यही सोच करके तो शायद कहीं ना कहीं, भले कुछ लोग मजबूरी से इस विज्ञान को पढ़ने के लिए आए होंगे कभी कभार, तो पर जो लोग आज इस विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और इस विज्ञान के हेतु काम कर रहे हैं, उन सबके पीछे, उन सबके दिलों में कहीं ना कहीं तो ये मंशा रही कि भाई इस विज्ञान को ठीक तरह से समझा जाए और इस विज्ञान को और आगे बढ़ाया जाए। That means this hope portion has always been somewhere at the back of the mind. The only thing is we should thank 2020 that it gave an air like never before to this hope. और इसलिए शायद आज हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि अल्टीमेट होप 2021 का क्या है, तो भाई आयुर्वेद है। जब आयुर्वेद की बात आती है तो स्वास्थ्य और आतुर का डिवीजन हमको थोड़ा समझ लेना चाहिए। वैसे हम सब आयुर्वेद वाले तो इस बात को जानते ही हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य के रक्षण के हेतु हमें और ज्यादा सजग और सटीक होना पड़ेगा। मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम खुद वैद्यों की भी बात कर रहा हूं। जो श्रीनिवास जी ने जो शुरुआत में बताई थी एक स्लाइड, उसमें मुझे बहुत मजा आया। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी उसमें कि भाई सदा रोगी सदा तुर कौन होते हैं। बोले भाई जो राज की सेवा कर रहे हैं वो लोग सदातुर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं वो लोग सदातुर होते हैं। आज हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं किस बात पर? आयुर्वेद देखिए बात करता है जो त्रयोप स्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। दैट मीन्स कि ओवरऑल हम लाइफस्टाइल को कैसे जिएंगे, हम खान पान कैसे करेंगे। पर उसके साथ साथ में हमको सबसे ज्यादा अब तवज्जो शायद यदि कहीं देने की आवश्यकता है तो वेग प्रवर्तन और वेग धारण, इन दोनों चीजों पर, मतलब कि धारणीय और अधारणीय वेगों पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
कई बार मैं सुनता हूँ बहुत ऐसे लोगों को जो इतनी सारी मोटिवेशनल बातें करते हैं। बहुत अच्छा है, मोटिवेशन जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, आई टोटली एग्री विद दैट। बट sometimes what happens that the motivations don't click the way they should. तो इससे ये हो जाता है कि बंदा बाकी सब कुछ छोड़ करके किसी एक विषय के पीछे ऐसा लग जाता है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है। हमारे यहाँ पर जब प्रकृति की बात चली और प्रकृति परीक्षण की बात चली, तब कौन सी प्रकृति वाले कौन से व्यवसाय के साथ सही तरह से जुड़ पाएंगे, उसकी भी बात कहीं ना कहीं तो आई है। पर आज के इस परसेंटेज के युग में कहीं हम उस बात को तो भूल ही गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड और द मेरिट ऑफ अ पर्सन कमिंग इनटू डिफरेंट फील्ड्स, बट वेदर दे हैव एन एप्टीट्यूड और नॉट। क्यों? क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि यदि आपका सही नहीं है then in that case the whole exercise, the whole building that is being built is on actually the foundation stone of the aptitudes. So if the aptitudes are not correct, the total foundation is built incorrectly, and we all know what happens if the foundations are built incorrectly. The whole building is not worth living into it. तो ये जो हमारा एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड को भी सही करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको 2021 एंड बियॉन्ड ज्यादा काम ये करना पड़ेगा कि अब फैमिलीज ज्यादा रिमोट हो गए। पहले तो दादी माएँ हुआ करती थी, हर एक फैमिली में बुजुर्ग ऐसे हुआ करते थे कि भाई जो हमारी परंपराओं के बारे में, हमारे इस विज्ञानों के बारे में बच्चों को बताते थे, उन विज्ञानों से काम करते थे, उनकी सेहत वापस लाते थे। अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि रिमोट हो गए, हमारा जो ट्रांसमिशन है लोगों का वो भी बढ़ गया। तो अब हम देख सकते हैं, किसी भी बड़े शहर को उठा के हम देख लें तो हम पाएंगे कि वहां भारत के पूरे कोने कोने से, कई बार तो विश्व के कई देशों से आकर के लोग वहां पर बस रहे हैं। आज हमारे यहाँ का बंदा विश्व में कहीं जाकर के बस रहा है, तो ये ट्रांसमिशन भी बहुत बढ़ गया। सिर्फ रोगों का ट्रांसमिशन बढ़ा ऐसा नहीं है, लोगों का भी ट्रांसमिशन बढ़ा है। तो चूंकि ये ट्रांसमिशन बढ़ा है, खान पान की बातें जो हैं वो देश के साथ सात्म्य संदर्भ में, ओक सात्म्य के संदर्भ में उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सब कार्य जो हैं, मेरे हिसाब से एक वैद्य का दायित्व बढ़ गया है। 2021 में वैद्य का दायित्व और बढ़ गया है कि सिर्फ जीपी की ओर न देखते हुए स्पेशलाइज्ड इन चीजों के संदर्भ में भी वो सोचे। और यदि ऐसा हुआ, देखिए सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है, जैसे श्रीनिवास जी बता रहे थे खाना पकाने, क्योंकि विरुद्ध अन्न की उन्होंने बहुत बात बताई। अब 18 प्रकार के विरुद्ध की बात अपना शास्त्र करता है, तो कौन से प्रकार का विरुद्ध कहाँ कैसे बनेगा, उस विरुद्ध से क्या होगा और क्या होकर के क्या क्या हो सकता है, ये छोटी छोटी बातें हैं पर इतनी गहरी हैं कि इनको समझकर लोगों तक इसको ले जाना पड़ेगा। आजकल ये ट्रेंड हो गया है। खैर ये कोरोना काल में तो सब लोगों ने होटल्स वगैरह में जाना थोड़ा कम कर दिया, घर का खाना खाने लगे, खाना खाने के बाद और दिन भर में गर्म पानी पीने लगे। तो अच्छा है कि भाई उनका अग्नि अच्छा होने लगा, उनकी धातुओं की पुष्टि अच्छी तरह से होने लगी। पर वरना हम ये सब भूल गए थे। खाना खाने से पहले फ्रिज का पानी, खाना खाने के बाद फ्रिज का पानी, खाते खाते फ्रिज का पानी, खाने के बाद छाछ भी फ्रिज वाली ठंडी। तो इन सब चीजों से हमने काफी कुछ नुकसान कर लिया है अपनी सेहत का। सिर्फ सेहत का नुकसान किया है उतना ही नहीं है, हमारा जेनेटिक डिजाइनिंग भी हमने ऑल्टर या तो इम्प्रोवाइज किया, अच्छे शब्दों में बोलूं तो इम्प्रोवाइज किया, या तो कड़े शब्दों में बोलूं तो बिगाड़ के रखा है, जिसकी वजह से
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी उसकी एक देन है हमको। एक और बात भी है, दैट इज द पोस्चरल डिसऑर्डर्स। उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल और पोस्चरल प्रॉब्लम्स दोनों मिला करके बहुत सारे डिजीजेस इस एज में लोगों को आने लगे हैं। सो विल हैव टू बी teaching people. It's not only treating people, we'll need to be teaching people about the righteous way of living, righteous way of eating, righteous way of thinking, righteous way of sleeping, righteous way of thought processes, etc., etc. तो धारणीय वेग और अधारणीय वेग पर भी हमको उतना फोकस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में जब हमारे अन्य पारंपरिक विज्ञान की बात आती है, तब जो प्राकृतिक चिकित्सा है हमारी, जो कि इट्स वेरी हैंडी टू अस, लाइक वी हैव वाटर इन आवर हाउस, वी हैव मड इन नियर बाय आवर हाउस, वी हैव एयर सराउंडिंग अस, वी हैव नथिंग टू ईट, उपवास, ये सब चीजों को भी लेकर के अब तो इस चीज के ऊपर, उपवास के ऊपर तो नोबेल मिलने लगे हैं आजकल। आप सोच लीजिए कि कितनी पोटेंट चीज हमारे पास है, कुछ नहीं करना, कुछ खाना नहीं, इतनी पोटेंट चीज है कि इसके ऊपर तो अब नोबेल मिलने लगे हैं। तो इन सब चीजों को हमें संजोना पड़ेगा अपने जीवन में सही तरीके से। और यदि हम ये कर पाए तो नो डाउट हमारी जो इम्यून कैपेसिटीज है, वो इम्यून कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं अभी पिछले कोरोना के कुछ दिनों में काफी कुछ इम्यूनिटी के बारे में बोलने का हुआ, तो हम जब बल की बात करते हैं तो वो बल सिर्फ शारीरिक बल के संदर्भ में नहीं है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। वो हमारी धातुएं शरीर में सही तरीके से संजोई हुई हो, हमारा जो अंतःकरण और बाह्यकरण है वो सही तरीके से अपना कार्य करता हो स्वतः, जो हमारी चेष्टाएं हैं सारी वो अप्रतिघात से काम करती हो, मतलब कि उसमें कहीं व्यवधान न हो। ये सारी बातें भी बल के संदर्भ में सोची गई हैं, जिनके ऊपर शायद हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई ये कोरोना के फला फला प्रोटीन पे कौन सी दवाई जाकर के काम करेगी, बस दैट विल बूस्ट अवर इम्यूनिटी सो फार एज कोरोना इज कंसर्न। बट देन वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच रिक्वायर अवर इम्यून कैपेसिटीज टू वर्क। तो जब हम कुल मिलाकर के हमारे प्राच्य विज्ञानों पर दृष्टि करके और उनके रास्तों को अपनाएंगे, अब इसमें प्रातः उत्थान से लेकर के रात्रि शयन तक, और शयन में भी किस प्रकार से शयन, कितना शयन, कैसे शयन, इनके ऊपर भी हम यदि सही तरीके से अपने आप को फोकस कर पाएंगे, मैं मानता हूं कि हम बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अब क्या हुआ कि इतने दिन लॉकडाउन में रहते हुए हमने अपने ऊपर ही फोकस किया। हम एटलीस्ट हम इतने तो स्वार्थी हुए कि हम अपने बारे में और अपने फैमिली में कौन कौन रहता है उनके बारे में सोचने लगे, जो आज तक सिर्फ मोबाइल में से बाहर नहीं निकले थे, या नेट के जंजाल में से बाहर नहीं निकले थे, या सिर्फ पैसा कमाना है और टारगेट पूरे करने हैं उसमें से बाहर नहीं निकले थे। एटलीस्ट अपने आप को देखने लगे, अपने लोगों को देखने लगे, अपने फैमिली को देखने लगे। तो ये एक जो नयापन आया है जिंदगी में, उस नएपन को हम और अच्छी तरह से संजो पाएंगे इस आयुर्वेद की वजह से। एंड डेफिनेटली यदि ऐसा हम कर पाए तो देयर इज नो अदर अल्टीमेट होप बेटर देन दिस वन, कि हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छी तरह से बरकरार रख पाए। मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया और मुझे बोलने का भी मौका दिया निर्बाध, उस हेतु आप सबका धन्यवाद। और मुझे सुना आपने बड़े भाव से। हम जब कॉलेज में थे, पढ़ते थे, तब और तरीके से एक दूसरे के साथ अपना वर्ताव होता था और भीषण भाषण होता था। आज किसी और मकसद से कोई किसी और प्रकार का हुआ। सो थैंक यू वंस अगेन पवन जी, संजय जी, अनूप जी, श्रीनिवास जी, नीना जी,
और भी जो मित्र लोग हैं, जयदेवन जी और भी, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल। आप तो एज यूजुअल मास्टर ऑफ रिदम। क्या बात, क्या बात। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। मैं आशा करूंगा आगे भी आप निमंत्रण स्वीकार करते रहेंगे और सेमिनार वेबिनार में हम लोग कम से कम एक दूसरे के नजदीक आते रहेंगे। जी जी, जरूर जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं मेरे भाई डॉक्टर नारी गुरु आचार्य वैद्य संजय छाजेड़ जी से अनुरोध करता हूं कि शायद जयदेवन जी किसी टेक्निकल मजबूरी की वजह से नहीं जुड़े हुए हैं। यदि वो किसी दूसरे नाम से जुड़े हुए हैं तो कृपा कर मुझे बताएं। डॉक्टर सीवी जयदेवन जी, क्योंकि उनका फोन बंद आ रहा है तो इसीलिए मैं तब तक और चेष्टा करता हूं। लेकिन नाड़ी गुरु आचार्य वैद्य संजय छाजेड़ जी से, क्योंकि ये हम दोनों ने ही प्रोग्राम बनाया था। एक्चुअली इसकी बीज की शुरुआत हमने और संजय जी ने कहा कि हम IPGTR वाले कम से कम बहुत दिनों बाद इस नए साल की उसमें एक उद्देश्य लेके मिले। तो ये आप लोगों ने वाकई में उस उद्देश्य को पूर्ण किया। मैं गर्वित हूँ, बहुत बहुत गर्वित हूँ। और मैं डॉक्टर वैद्य संजय छाजेड़ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस विषय पे कुछ रोशनी डालें। वैद्य संजय छाजेड़ जी। प्रणाम भाई श्री पवन जी। ये बड़ा ही अनूठा संकल्प लेकर जब पवन जी ने बात छेड़ी थी, तब हमने विषय रखा कि IPGTR जो आज भारत की राष्ट्रीय धरोहर जैसी संस्था है, उसके माध्यम से जो कुछ आयुर्वेद क्षेत्र में हो गया है, हो रहा है और होने वाला है, उस विषय पर बात करें। मैं बहुत आभारी हूँ अनूप जी का। एक कुलगुरु होना अपने आप में बड़ी जिम्मेवारी का काम है और उसमें से समय निकालकर हम लोगों को सुनने के लिए, हमको प्रेरित करने के लिए आप यहाँ आए। मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत सालों के बाद पुनः एक बार श्रीनिवास सर को सुनने का मौका मिला और शायद गुरदीप सिंह सर के सही वारस में गिनने वाले जैसे श्रीनिवास सर, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमको संबोधित किया और विषय था कि आने वाले पीढ़ियों में 2021 में हम क्या देखते हैं, आयुर्वेद की तरफ लोग किस विषय के लेकर देखेंगे। उस विषय में सबसे बड़ा जो था मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये आवृत्तवात से या कफश्लेष्म संचय से होने वाला, मेद संचय से होने वाला, शोणिताभिसंधन से होने वाला मार्गावरोध और उसकी चिकित्सा संबंधित जानकारियों को जो पूर्णतः शास्त्रीय शास्त्रों में वर्णित ग्रंथों से निकालकर उन्हें आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से समझना चाहिए, और यही धरोहर हमें इस विषय को, आयुर्वेद को 2021 में मोस्ट इफेक्टिव बनाएगी। और अगर हम चाहते हैं तो हमारा अल्टीमेट होप सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद होगा। सिर्फ हम लोगों का नहीं, ये कोई व्याख्यान हम लोगों के लिए नहीं है, ये व्याख्यान जो है वो दुनिया के लिए है। क्या आयुर्वेद की तरफ लोगों का नजरिया बदल गया है? क्या 2020 ने या इस कोविड के महामारी ने ये मौका, जैसे पवन भाई जी ने कहा कि हमको रिजुविनेट करने का मौका मिला, और मैं मानता हूं इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Everybody was in dark when this pandemic occurred, and then everybody started searching for some remedial solutions. It was then only Ayurveda which came out with some kind of preventive and remedial activities, which has been proved over these many months. And the lowest death rate amongst all those countries which have been affected by COVID has proved that the intervention with the Ayurveda, as Anup ji has very candidly pointed out, that after the home quarantine, home isolation for COVID has started,
really the death rate started declining. And that has happened because everybody started using those principles which have been imbibed in our blood over generations of practice, the principles of Ayurveda, which had been taken over as the principles of life in Indian context. And all Indian communities are following those. That has reduced the death rate. पर क्या आयुर्वेद सिर्फ कोविड तक की सीमित है? नहीं, जैसे कि श्रीनिवास सर ने बताया, हमारे तरफ अब लोगों का देखने का नजरिया बदला है। पहली बार आज से 6 वर्ष पूर्व आयुष डिपार्टमेंट बना। आयुष डिपार्टमेंट ने कुछ नए कदम लिए। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, द सेम वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड and an alumni from IPGT&R, राजेश जी, जिन्होंने अपने भरसक प्रयासों से आयुर्वेद को नई पटरी पर लाने का प्रयास किया। और ये 2020 का कोविड हमें वो अपॉर्चुनिटी दे गया कि जिसमें हम दुनिया को दिखा सके कि आयुर्वेद क्या है। आज आयुर्वेद के प्रति लोगों का उत्साह दुनिया भर में अधिक मात्रा में बढ़ा है। मैं पिछले 6 सालों से IIT मुंबई के साथ नाड़ी परीक्षा विषयक संशोधन में जुड़ा हुआ हूं। करीबन 25 वर्षों से नाड़ी परीक्षा में अलग अलग सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। काय चिकित्सक हूं और इन महानुभावों में मैं अकेला प्राइवेट चिकित्सक हूं। मेरा एकेडमिक करियर नहीं है, मैं शिक्षक नहीं रहा, मैंने प्रैक्टिस करना प्रेफर किया, तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने पहली बार इन दिनों में देखा कि कुछ रोग जैसे श्वास रोगी है, जैसे प्रतिशाय के रोगी है, पेट के रोगी है, उनकी संख्या बड़ी मात्रा में कम हुई। और कारण यही देखा कि आयुर्वेद का पालन घर घर में हो रहा है, बाहर का खान पान बंद हो गया है, मास्क का पहनना हो रहा है। हम बात कर रहे थे नैदानिक प्रक्रिया की, और इस नैदानिक प्रक्रिया में मुझे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करनी है। पिछले 28 साल से नाड़ी परीक्षा सिखाते रहने के बाद दुनिया भर के लोगों को सिखाता रहा हूं, पर इस पैंडेमिक में मैंने एक बड़ा अनूठा उत्साह देखा है। अनूठा उत्साह इसलिए देखा क्योंकि हर एक व्यक्ति आज इस निदान पद्धति को एक्सेप्ट करने की, निदान पद्धति को समझने की, नाड़ी परीक्षा द्वारा नॉन इन्वेजिव और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा पर्सनलाइज्ड निदान कैसे कर सकेगी, इस विधा पर ध्यान देने लगा है। न सिर्फ भारत में अपितु यूएसए में, यूके में, यूरोप में, अफ्रीका में, इजराइल में, चाइना में, सब जगह पर इस विद्या के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हुई है। और वो हमसे अक्सर पूछते हैं, हमसे ये बात समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नॉन इन्वेजिव पर्सनलाइज्ड डायग्नोस्टिक टूल को। मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, ये इतनी छोटा सा हिस्सा है आयुर्वेद का, जो नैदानिक प्रक्रिया का भी एक छोटा सा हिस्सा है। हम त्रिविध परीक्षा में, अष्टस्थान परीक्षा में एक छोटा सा स्थान है नाड़ी, और उस स्थान की परीक्षा के हेतु पूरी दुनिया में उत्साह उमड़ रहा है। और इसलिए मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, थोड़ी भी आशंका नहीं लगती कि आयुर्वेद हमारा अल्टीमेट होप है। हमारा इन द सेंस वैद्यों के लिए नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए अल्टीमेट होप है। मैं बात अर्पण जी की बात को आगे दोहराना चाहता हूं। अर्पण जी ने कुछ मुद्दे हमारे लिए दिए। अर्पण भाई, आप सभी जानते हो, बहुश्रुत और बहुअभिव्यक्त व्यक्तिमत्व है। उन्होंने कुछ कहा हम लोगों से कि हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। आयुर्वेद तो होप था ही, आयुर्वेद तो होप था ही। आयुर्वेद कभी नया होप नहीं बन रहा है, पर उस पे कुछ धूल मिट्टी जमी हुई थी। और जब इस धूल मिट्टी को झाड़ा गया तो हम लोगों को इस आईने में अपना चेहरा दिखा, जो वास्तविक चेहरा था। और हमारा वास्तविक चेहरा इतना उजला था
कि वो हीरे के समान, हीरे के भांति चमकने लगा आयुर्वेद का, और ये पूरी दुनिया को प्रकाश देने के लिए तैयार हो रहा है। आज इस 2020 के महाप्रलयंकारी पैंडेमिक के बाद, जब 2021 की नए साल में हम निकल पड़े हैं, तो ये आशा के साथ निकले हैं कि यही मौका है हम लोगों के लिए, जिससे हम, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि आयुर्वेद भारत की नहीं पर विश्व की प्रधान चिकित्सा पद्धति में एक होगा। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि आयुर्वेद को वो सिर्फ सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं मानते हैं, वो हमारी प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मानने लगे हैं। और वो ना सिर्फ भारतवर्ष के लिए परंतु संपूर्ण दुनिया के लिए प्रथम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बने, यही आशा के साथ आयुर्वेद में उन्होंने विश्वास जताया है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के स्वरों में जो आत्मविश्वास झलक रहा था कि वो आयुर्वेद को विश्व चिकित्सा पद्धति का अग्रतम चिकित्सा पद्धति देख रहे हैं, यही तो वो होप है, जिस अल्टीमेट होप की बात पवन भैया हम कर रहे हैं। ये अल्टीमेट होप हम में जगाई होगी, ये धूल मिट्टी जो हमारे आईने से निकाली गई होगी वो हमारे प्रधानमंत्री जी है, और ये हम उनके माध्यम से, उन्होंने दिए हुए मार्ग पर, उन्होंने बताए हुए शास्त्र को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को अवलंबित करते हुए, मैं पुनर्जीवित ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारी पीढ़ियां, मैं कहूंगा पिछले कुछ दशक, आधुनिक वैद्यक से अभिभूत होकर, इवन हमारा संशोधन भी हम आधुनिक वैद्यक के समांतर चला रहे थे। तो हम प्रूव कर रहे थे आयुर्वेद की दवाओं से माध्यम से आधुनिक वैद्यक की परंपराओं को उपब्रूहित कर रहे थे। यहां पर हमें उपब्रूहित करना है आयुर्वेद को, हमारे आयुर्वेद सिद्धांतों को, आयुर्वेद की प्रक्रिया को, आयुर्वेद की निर्मित प्रक्रिया को। और आयुर्वेद की निर्मित प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात जो आज हमारे तीनों पूर्व वक्ताओं ने कही कि वो न सिर्फ औषधि है, पर हम बात कर रहे हैं उस व्यक्तिमत्व की, उस आयुष्य की, जिसका बल बढ़ाना है, जिसके आयुष्य को निर्धारित करना है। टेरेन इज एवरीथिंग एंड वी वांट टू मेक द टेरेन द अल्टीमेट, एंड ओनली आयुर्वेदा कैन गिव दैट पॉसिबिलिटी, एंड ओनली आयुर्वेदा गिव्स दैट होप that terrain can be made ultimately healthy. And how we can do that? Arpan ji has very pointedly reiterated and reminded us for the best possible thing कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन उपस्तंभ है। इन तीनों उपस्तंभों का सटीक उपयोग करने की प्रक्रिया को हर एक वैद्य ने अपने रुग्णों के माध्यम से, हमारे हर किसी सोशल मीडिया, जिस किस मीडिया के माध्यम में वो जुड़े हुए, उस माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा कि आयुर्वेद न सिर्फ जड़ी बूटियों का शास्त्र है, जैसे विज्ञापनों में कहा जाता है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना, मैंने हिमालय से दुर्लभ जड़ी बूटियां लाकर ये बनाई औषध। क्यों लाई है दुर्लभ जड़ी बूटियां? हमारा आयुर्वेद शास्त्र जड़ी बूटियों का नहीं है, हमारा आयुर्वेद शास्त्र हमारा जीवन शास्त्र है, और हमारा जीवन शास्त्र हमारे जिंदगी के हर एक पहलू को संभल कर, समझ कर, उस पे निदान करने की प्रक्रिया को देता है। और न सिर्फ भारतवर्ष के लिए, ये आयुर्वेद शास्त्र सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं है। बहुत लोग इसको गलती से इंडियन मेडिकल साइंस कहते हैं। हम इंडियन मेडिकल साइंस नहीं है, वी आर द ग्लोबल मेडिकल साइंस। हर एक क्षेत्र के लिए, दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई भी स्वास्थ्य रक्षण करने की हेतु लेकर, आयुष्य वर्धन करने की हेतु लेकर अगर कुछ पढ़ना चाहेगा तो उसे मात्र आयुर्वेद के पास आना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र शास्त्र है जिसका उपदेश करते हुए आचार्य कहते हैं ये शास्त्र उन लोगों के लिए है जो दीर्घायु चाहते हैं, जो आयुष्य वर्धन चाहते हैं। ऐसे लोगों को सिखाने के लिए ये आत्रेय परंपरा बनी है। बड़ा सुनने में एकदम से, हम लोग वैद्य हैं, हम लोगों ने सबने ये पढ़ा है, पर जब हम रुग्णों को ये कहते हैं कि आयुर्वेद तुमको क्यों अवलंबित करना है,
क्या आयुर्वेद सिर्फ आप जब किसी चीज का इलाज नहीं हो सकता तो चलो अभी यार, अभी वैद्य जी हम आपके पास आए, अभी सभी डॉक्टरों ने बोला है कि कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट कुछ दिनों का मेहमान है, आप करो कुछ। अरे क्यों भाई, तब करो। हम लोगों के पास रुग्ण प्राथमिक अवस्था में आवे तो वो जल्दी ठीक होगा, बिना तकलीफ के ठीक होगा और बिना खर्चे के ठीक होगा और जिंदगी भर स्वस्थ रहने की प्रक्रिया से रहेगा। ये बात हम अगर रुग्णों तक सटीक रूप से पहुंचाने में सक्षम हो गए किसी भी माध्यम से, तभी ये आयुर्वेद हमारा अल्टीमेट होप होगा। और इस अल्टीमेट होप के लिए हम लोगों को अपने शास्त्र को अपने जीवन के साथ अपने रुग्णों तक, हमारे परिवारजनों तक, ये 2020 ने हमको ये अवसर दिया पुनरावलोकन करने का, अपना खुद का, हमारे जीवन यापन का और हमारे शास्त्रों का। मुझे लगता है जितने वेबिनार पिछले 8 महीने में हुए हैं, शायद उतने सेमिनार पिछले 70 सालों में नहीं हुए होंगे। नहीं हुए थे। शास्त्र को हर एक ने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। आयुर्वेद शास्त्र को दुनिया के मैप पे लेके गए। मैं बात करता हूं, मैं पिछले 6 साल से IIT मुंबई के साथ जुड़ा हुआ। हम नाड़ी परीक्षा पे काम करते हैं, पर नाड़ी परीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय वेबिनार्स करने का मौका मात्र इस कोविड ने हमें दिया। नाड़ी परीक्षा के लिए पूरे दुनिया से लोग आए और उन लोगों ने अपना अपना अनुभव रखा। और मुझे ये सुनने में बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ कि नाड़ी परीक्षा के लिए तकरीबन 1200 से 1600 मशीन्स पूरे दुनिया में बन रही है, पर सबसे सटीक अगर कोई है तो वो जो आयुर्वेद का एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रही है, वो निदान करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। वो प्रेशर प्लेथिस्मोग्राफी होगी, फोटो प्लेथिस्मोग्राफी होगी, इलेक्ट्रो प्लेथिस्मोग्राफी होगी, अनेक तरीके के वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग नाड़ी प्लेथिस्मोग्राफी, प्लेथिस्मा इज आर्टरी एंड ग्राफी इज टेकिंग अ ग्राफ ऑफ द आर्टरी, दैट नाड़ी परीक्षा, इसका अंग्रेजी में भाषानुवाद करते हैं तो प्लेथिस्मोग्राफ कहते हैं। और वो अलग अलग तरीके से किए जाती है। और यही शास्त्र हमारे पूर्वजों ने मात्र 3 उंगलियों के द्वारा अनुभूत करने के लिए हमको दे दिया था। और ये भी बताकर दिया था कि ये शास्त्र व्यक्ति प्रत्यनिक है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा अगर कोई योगदान इस दुनिया के वैद्यक शास्त्र को है और आयुर्वेद को अग्रणी बनाने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कोई है तो वो है पर्सनलाइज्ड, प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव एक्टिविटी ऑफ आयुर्वेद। हम ही है, हमारा शास्त्र ही है जो पर्सनलाइज्ड है। एक दवा लाखों लोगों को नहीं, हमारे हर एक की दवा पर्सनलाइज्ड है। ये प्रिवेंटिव है, वो हमें रोगों को रोकने की बात बताता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च। साथ में ये प्रेडिक्टिव है, होने वाली बीमारियों के बारे में बताता है। अगर आपके शरीर में श्लेष्म मद संचय होने लगा और जैसे ही श्लेष्म मद संचय होगा तो अभिसंध निर्माण होगा, मार्गावरोध होगा, धन भी प्रतिचय होगा। ये क्रम से जो संकल्पना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए अभी आचार्य सर ने बताई, श्रीनिवास जी ने, वही संकल्पना प्रेडिक्टिव मेडिसिन है। अभी वो प्रिवेंटिव है, पर्सनलाइज है और प्रेडिक्टिव है। दिस मेक्स आयुर्वेदा द अल्टीमेट होप फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू लुक आफ्टर a medical pathy, a system of medicine which can not treat a disease. कोविड आया, कोविड की वैक्सीन खोजो, आदमी इबोला आया, इबोला की वैक्सीन खोजो, एड्स आया, एड्स की वैक्सीन खोजो, स्वाइन फ्लू आया, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन खोजो। यार कितने की खोजोगे, नहीं खोज सकते। एड्स हम जब से पढ़ते थे तब से है, और एड्स गया या एड्स की कोई वैक्सीन आई आज तक नहीं सुना। और एड्स का क्या हुआ अब भगवान जाने, अब एड्स की कोई बात ही नहीं करता। एड्स गया क्या मालूम नहीं, एड्स आया था क्या शंका है। पर हमारे यहाँ रिपोर्ट आज भी हर एक रुग्ण को अगर सर्जरी करनी है, कुछ भी करना है तो एड्स की रिपोर्ट जरूर की जाएगी। हेपेटाइटिस सी, नंबर ऑफ डिसीजेस जो है मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन उसका प्रॉब्लम है क्योंकि वो डिसीज ओरिएंटेड है। और आयुर्वेद के साथ सबसे बड़ी सुविधा यह है कि हम रुग्ण ओरिएंटेड है। हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति उस रुग्ण पर है, उस रुग्ण की जिंदगी सटीक, सुखमय, आनंददायक कैसे हो, इस तरीके से है। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि हमें न सिर्फ
आने वाले दिनों में भारतवर्ष के लिए, पर इस विश्व के लिए चिकित्सा गुरु की भूमिका निभानी पड़ेगी। हम आयुर्वेद के चिकित्सक और खास करके IPGT&R के एल्यूमनीज, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारी संस्था को आज हमारे विश्व धरोहर के रूप में भारत का सबसे मानक ऑनररी संस्थान के रूप में मान्यता मिली है। यह कारण है हमारे गुरुजियों का, हमारे जो शिक्षक थे जिन्होंने हमें ट्रेन किया। यह हमारी जिम्मेवारी बनती है एज एन एल्यूमनी ऑफ IPGT&R, एज एन एल्यूमनी ऑफ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि ये अच्छा आयुर्वेद जो है ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए, और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षण की परंपरा, स्वास्थ्य संवर्धन की परंपरा, आयु विवर्धन की परंपरा, आरोग्य प्राप्ति की परंपरा, दीर्घायु की परंपरा दुनिया तक पहुंचाए। यही अल्टीमेट होप होगा। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिंदगी उसकी, एवरीबडी वांट्स टू die young. Everybody wants to die young and as late as possible. That is important. There's a glitch. We want to die young because we want to have all vigor, vitality, everything as a young man. But we want to live longer. Even at the death of 120 years or 130 years, we need to have the younger body. And that is only possibility through the following of Ayurveda. और इसीलिए आयुर्वेद दुनिया का अल्टीमेट होप है। मृत्यु निश्चित है, पर मृत्यु आवे कैसा, इसके बारे में जो चिंता करने वाला शास्त्र है वही जिंदगी का आनंद आपको दिला सकता है, लंबी जिंदगी का, दीर्घायु का आनंद दिला सकता है, स्वास्थ्य युक्त जिंदगी का आनंद दिला सकता है, और वो आयुर्वेद है। इसीलिए आयुर्वेद अल्टीमेट होप है। और आयुर्वेद अल्टीमेट होप है। आयुर्वेद अपने आप नहीं जाने वाला, हम लोग माध्यम है उसके। हम वैद्य लोग, हम माध्यम है। अगर ये सोचोगे कि वो वहां से आके वो आयुर्वेद पढ़ेंगे और वो आयुर्वेद पढ़कर दुनिया को सिखाएंगे और फिर हमारे पास लेके आएंगे उसी बदले हुए आयुर्वेद को, मैं बहुत सारे उदाहरण कोट कर सकता हूँ। आज का समय और समय की मर्यादा और आज के विषय की गहनता उसके लिए मुझे आज्ञा नहीं देती है, वरना तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ से विदेशों में गई और विदेश होके आई। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते, आयुर्वेद के चिकित्सक होने के नाते, आयुर्वेद के प्रशिक्षक होने के नाते, आयुर्वेद के संशोधक होने के नाते। आज ये बड़ा एक सुअवसर मैं कह रहा हूं, ठाकर साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, दो प्राचार्य जो अपने आप में एक बड़े चिकित्सक है, एक बड़े योग शास्त्री है, हमारे तीसरे प्राचार्य वो एक बड़े पंचकर्म के ज्ञाता है। श्रीनिवास आचार्य सर का इलस्ट्रेटेड पंचकर्म की किताब पढ़कर शायद भारतवर्ष में कोई ऐसा विरला पंचकर्म चिकित्सक होगा जो नहीं सीखता होगा। जयदेवन जी की पंचकर्म की परंपरा को, उनकी चिकित्सा की परंपरा को आज विश्व भर में मान्यता है। ऐसे लोगों के साथ एक चिकित्सक, मैं और हमारे पवन भाई जो एक कंपनी के लिए संशोधन का काम करते हैं, नीना बेन एक बड़ी अच्छी संशोधिका जिनके संशोधन हम रेगुलर प्रयोग में लाते हैं अपने चिकित्सा में, उन लोगों के साथ एक बड़ा समूह। आप सोचो, एक सपना देखा है पवन सर ने कि न सिर्फ भारत के परंतु विश्व में जहां भी IPGT&R के लोग हो उन सबको इकट्ठा किया जाए, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए आयुर्वेद को विश्व चिकित्सा प्रमुख बनाने का। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से जो भी योगदान पवन भाई जी कहेंगे, आप सब लोग जो आदेश देंगे मुझे, मैं उसका बिल्कुल पूरी ताकत से इस्तेमाल करूंगा, अनुलंब करूंगा, अवलंब करूंगा। पर हमें ये 20-21 का मौका गंवाना नहीं चाहिए। न सिर्फ मैं ठाकर सर से विनती करूंगा, उनके पास पूरी एल्यूमिनी की लिस्ट मिलेगी, वो कहाँ भी सेटल्ड है उसकी जानकारी भी अंश मात्र में उनके पास होगी, क्योंकि वो ऐसी संस्था के प्रमुख है जिस माध्यम से ये जानकारी जुटाना बहुत आसान है। हमने अपने तरीके से ये कोशिश शुरू कर दी है और पूरे विश्व में IPGT&R के विद्यार्थीगण उपलब्ध है, बड़े पैमाने पे उपलब्ध, और अपने अपने क्षेत्र में अपना बिल्कुल स्थान बनाकर है। तो क्यों नहीं हम 20-21 को
IPGTR के माध्यम से आयुर्वेद को दुनिया की अल्टीमेट होप एंड प्रोबेबली नॉट ओनली अल्टीमेट होप, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ओनली होप बनाने के प्रति अपने कदम बढ़ावे और अपनी सहकारिता दे। मेरी तरफ से कुछ अगर कहने में कम ज्यादा हुआ तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं एक बड़ा छोटा सा चिकित्सक हूं, अब पढ़ाने के क्षेत्र में नहीं है तो ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, रुग्णों को समझाने की आदत है, तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है। मैं आपसे माफी चाहते हुए मेरे शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहता हूं और पुनः एक बार न सिर्फ पवन भाई से पर सबसे आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि आपके जानकारी में जो भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में अगर उपस्थित हो, भारत में भी हो, तो भी उनकी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। एक IPGTR का एल्यूमिनी समूह बनाएंगे, फेसबुक कम्युनिटी बनाएंगे, लिंक्डइन कम्युनिटी बनाएंगे, जितना भी सोशल मीडिया है उसका प्रयोग करेंगे। उस माध्यम से आयुर्वेद का जो बेहतरीन हिस्सा है, आज श्रीनिवास सर को सुनने के बाद लग रहा था मुझे कि मैं फिर से गुरदीप सिंह सर को सुन रहा हूं, थोड़े से समय के लिए, पर उन्हीं को ही सुन रहा था। और उन्हीं ने जिस तरीके से समझाया, बोलो आप अगर किसी डॉक्टर को भी समझाए, साला वो भी आयुर्वेद का कायल हो जावे। ऐसे शिक्षकों को जमा करना पड़ेगा, हमारे पवन भाई जैसे आयोजकों को जमा करना पड़ेगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अनूप भाई जैसे को जमा करना पड़ेगा, और सबको इकट्ठा लेकर अगर हम ये कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेद विल बी द ओनली होप, फॉरगेट ऑफ अल्टीमेट होप, विल बी द ओनली होप टू द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपनी ऐसी सुंदर कल्पनाएं जो हम लोगों ने देखी। मैं अर्पण मत जी से, श्रीनिवास जी से, सभी से अनुरोध करूंगा कि अब कृपा करके अपने वीडियो खोल लें तो हम लोग एक चर्चा, ग्रुप चर्चा 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट ग्रुप चर्चा कर लें, आप सभी के दर्शन हो जाएं, जिससे लगे कि हम सब एल्यूमिनी बैठे हुए हैं साथ में। डॉक्टर सबरी सेनगुप्ता, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर अर्पण भट्ट, श्रीनिवास जी। एक कल्पना देखिए अर्पण जी, श्रीनिवास जी, एक कल्पना की है कि अभी अपने यहाँ पंच महाद्वीप कहें या सप्त महाद्वीप कहें, कितने भी उपनिवेश हैं और महाद्वीप हैं, उन महाद्वीप के हिसाब से IPGTR के एल्यूमिनीज को खोज के हम लोग वहां की एक प्लेटफॉर्म बना के वेबिनार करें। अर्पण जी की एक बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि 2021 आ चुका है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारा आयुर्वेद केवल 2021 में नहीं, अब गोल्डन फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। तो अब आप लोग सजेस्ट करें, इस सीरीज का नाम में द अल्टीमेट होप, द अल्टीमेट कॉन्फिडेंस फॉर गोल्डन हेल्थ या फॉर परफेक्ट हेल्थ। आप लोगों के सुझाव में मांगता हूं, द अल्टीमेट कॉन्फिडेंस फॉर गोल्डन हेल्थ, ये भी एक हो सकता है। द अल्टीमेट होप फॉर परफेक्ट हेल्थ, ये भी हो सकता है। आप लोग जैसा गाइड करें। इस सीरीज की महाद्वीप वाइज शुरुआत करना चाहता हूं, फिर हम देशों में पहुंचेंगे। पहले 5 महाद्वीप के 10-10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम वेबिनार कर लेंगे, फिर उनसे आगे बढ़ेंगे, एक एक देश में हम लोग जाएं, और जो 180 देश में, जितने देशों में आयुर्वेद को मान्यता है और जितने देशों में हमारे गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पूर्व एल्यूमिनी हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस में साथ में जोड़ा जाए। तो मेरा मतलब एक छोटा सा सपना देखा है, जो अर्पण जी और संजय जी, श्रीनिवास जी के साथ जरूर पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग यहाँ कलकत्ता से आपके साथ, वेबिनार का प्लेटफॉर्म मेरा रहा, जो वेबिनार का फ्लायर वगैरह बनना होगा वो मेरा रहा, यदि बाद में बात करेंगे तो लेटरबाजी भी मेरी रही, लेकिन वो खोज के निकालने का एक अद्भुत काम, जैसे समुद्र में से मोती खोज के निकालना है, वो यदि आप लोग एक बार, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, वो मुंबई में बैठे हैं, तो यदि ऐसा कुछ ऐसा हो जाए पूरे विश्व में, जो अपने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, मैं IPGTR को भी अब केवल सीमित नहीं रहना चाहता,
जब गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उसमें भी 2 विभाग बाद में बनाएंगे, लेकिन गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और IPGTR ये विश्व में हर जगह मौजूद है। यदि हम समुद्र मंथन का काम शुरू करें तो मेरा मानना ये है कि मैं पर्वत बनने के लिए मैं राजी हूं, मुझे जितना चाहिए घुमाइए, मैं कुछ ना कुछ आपके सपोर्ट में आऊंगा, ये मेरा कहना है। IPGTR और गुजरात यूनिवर्सिटी वर्षों से फॉरेनर्स के लिए कोर्स चलाती है। उनके सबके कॉन्टैक्ट आज हमारे यूनिवर्सिटी में उपलब्ध होंगे और अगर ये कॉन्टैक्ट हमें मिल जावे तो हमारे पास तुरंत एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कम से कम 200 से 300 से 500 लोग मिल जाएंगे। अर्पण भाई हमें इसमें मदद कर सकते हैं, अनूप सर इसमें हमें मदद कर सकते हैं। ये तो डाटा रेडी है वहां पर यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर में होगा, इसमें समय नहीं लगेगा। अगर उनके ईमेल भी मिल जावे तो हम उस ईमेल पे कांटेक्ट करते हुए विदेशों में, भारत के सिर्फ सभी देशों से लोग आते हैं फॉरेनर्स कोर्स में और वो सभी एल्यूमिनी है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के। तो हम क्योंकि ये चलते हैं गुलाब कौरबा आयुर्वेद कॉलेज में जिसका अर्पण जी प्रमुख है और ये चलाती है यूनिवर्सिटी जिसके अनूप जी प्रमुख है, तो हम ये मौका क्यों छोड़े। और इस तरीके से ही हमारे एक और एल्यूमिनी है राजेश भाई, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आयुष चेयर्स चलाते हैं दुनिया भर में, उनके माध्यम से भी हमारे गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के स्नातक और स्नातकोत्तर या और भी ज्यादा पढ़े लोग पूरे दुनिया में कहाँ है उनकी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। तो हमारे तरफ से उनको एक अच्छे तरीके से विनती जाने की बात होगी, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द परफेक्ट हेल्थ एंड द अल्टीमेट होप आयुर्वेदा IPGTR एंड GAU ग्रुप। इस तरीके से अगर हम एक लिंक्डइन पेज बनावे और हम इनवाइट करें उन लोगों को, ओनली बाय इनविटेशन उनको एडमिट करें और सिर्फ IPGTR एंड GAU के लोग इकट्ठा आवे अभी के फिलहाल, देन एंड द लेटर प्लेटफॉर्म वी कैन कलेक्ट एवरी आयुर्वेदा पर्सन हु इज देयर। आज क्योंकि हमारी मातृ संस्था IPGTR है इसलिए हम अपनी मातृ संस्था की बात कर रहे हैं। एक बार हमारे भाई लोग बहने लोग इकट्ठा आ गई तो हमारे बाकी परिवार के बाकी चाचा मामा काका बुआ भाभी सबको बुला के लाएंगे, पर पहले तो हम शुरुआत करेंगे अपने लोगों से और जो आसान लगता है मुझे, अगर ये सब लोग सहायता करेंगे तो मुझे नहीं लगता मुझे मुश्किल है। हमारा वीकली प्रेजेंटेशन या वेबिनार हो सकता है सिर्फ GAU के एल्यूमिनी के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड और तरीके से I am taking the responsibility to organize. I will try guidance as much as possible. कोई किसी का सुझाव? डॉक्टर सरवरी सेनगुप्ता जी, अर्पण जी, श्रीनिवास जी। श्रीनिवास सर। नहीं, इसमें मेरा तो सिर्फ इतना ही सुझाव है कि ये जो भी आपको चाहिए vc@ayurveduniversity.com पर एक मेल डाल दीजिए। बिल्कुल जरूर। और उसकी एक जो कॉपी है वो gacollege@gmail.com पे डाल दीजिए। जय भोलेनाथ। जरूर। ठीक है ना, तो इससे क्या हो, gacollege@gmail.com vc@ayurveduniversity.com। हाँ वो ईमेल है। कल सवेरे उनको आपको मिल जाएगा सर। हाँ, तो क्या होगा कि इसको फॉर्मली प्रोसीजर जो भी करना होगा उसके लिए एक हमारे पास आधार बन जाएगा और जिसको भी ये देना होगा कि भाई इस जगह पर आप ये भेज दीजिए इस चीज के लिए, देन वी कैन डू दैट, नंबर 1। नंबर 2, ये अल्टीमेट होप, गोल्डन होप, ये इसमें थोड़ा जल्दबाजी ना करिए, नाम के लिए थोड़े से सुझाव मंगा लीजिए। जरूर। परफेक्ट हेल्थ करेंगे, होलिस्टिक हेल्थ करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आयाम इसमें बनते हैं और जुड़ते भी हैं। तो थोड़ा सा इसमें मनोमंथन और विचार मंथन दोनों होने के बाद यदि हम इसका एक फ्रेज तैयार करते हैं तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। एग्री हूं। बाकी तो जहाँ भाई हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है हम सपोर्ट में ही हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, जो भी बोलो। थैंक यू वेरी मच। अरे अर्पण भाई आप तो हो ही। आदरणीय श्रीनिवास जी,
सर डॉक्टर श्रीनिवास आचार्य, शायद सर कहीं व्यस्त हो गए हैं। डॉक्टर सबरी सेनगुप्ता। Good evening to all. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji, Dada Pranam. Today I am very much overwhelmed after hearing all seniors and my gurus, especially my guide, Professor Anup Thakur ji. And he is very inspiring to us when I was student at IPGT and RA and Arpan Bharti. All are here. I came to know through webinar, and it's a good idea. And I think it is the ultimate hope for all. Thank you, and thanks to all of you for आप लोग जैसे कोशिश कर रहा है आयुर्वेद के लिए, and I am proud of it. And, family member is share that webinar. Thank you very much. मीना मैडम, आपको बहुत दिनों से सुना नहीं है। मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है कि सब हम लोग मिल रहे हैं और सब कुछ आयुर्वेद के लिए कर रहे हैं और अपना मदर इंस्टीट्यूट जुड़ेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं मेरे लिए तो बहुत आनंद की बात है, क्योंकि पवन भाई तो मिलते रहते हैं, से मुलाकात नहीं होती कभी, तो मैंने कहा नमस्ते किया जाए। हम R&D के आदमी हैं, R&D में बिजी रहते हैं। बढ़िया है, लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। पवन भाई एक लेटर उनको लिख देते हैं आज। आप म्यूट है डॉक्टर पवन शर्मा। हाँ अर्पण जी, वो हम लोग इसकी तैयारी के लिए एक बार बैठेंगे, मैं कुछ सजेशन बना के हम और संजय जी आपके पास भिजवाते हैं। हम और संजय जी का जो भी एक छोटा सा प्रस्ताव होगा उसको आप जैसे भी मथार के उसको फाइनल करके एक अंजाम तक पहुंचाने की इच्छा है, और इसमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है, सपोर्ट की नहीं। मालिक आप हो, हम आपके साथ हैं। जी 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 बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम संजय जी, थैंक यू। नमस्कार। ओके जी, ओके ओके एवरीबॉडी, थैंक यू। बाय श्रीनिवास सर।